देखो एनयूएस के 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम 2024 यानी कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम आप लोग का जनवरी से लेकर मार्च तक होने वाला है। अगर आपने उसमें एडमिशन लिए हो या उसमें एग्ज़ाम देने वाले हो जनवरी टू मार्च में, तो आप लोग को सिलेबस चाहिए होगा। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने एडमिशन लिए हो उसका सिलेबस कैसे निकालोगे इस वीडियो में देखेंगे। और देखो कुछ कमेंट है स्टूडेंट्स का, उन पर भी हम बात करेंगे। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या हम ऑन डिमांड एग्ज़ाम में चीटिंग कर सकते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछ रहे थे कि क्या हम ऑन डिमांड एग्ज़ाम में जहाँ जाएंगे वो टीचर जो होते हैं उनसे बात करके क्या हम अपनी सेटिंग बैठा सकते हैं, यानी कि पैसे देकर एग्ज़ाम हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मैं बोलूँगा तो बुरा लगेगा, उसके लिए मैं अभी सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो समझ में आता है वो अच्छी चीज़ें समझना, बुरा लगता है तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोग का हाथ जोड़ रहा हूँ। जो भी आप लोग को बुरा लगे उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आप लोग को सिलेबस बता देता हूँ कि आप लोग अपना सिलेबस कैसे निकालोगे। तो जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सिलेबस कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको देखो इस वेबसाइट पे आना होगा, और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आप देखोगे तो लर्नर कॉर्नर आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और स्टडी मटेरियल इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद देखोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो यहाँ से आप लोग को अपना क्लास सेलेक्ट करना होगा कि आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो कि आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे सेकेंडरी यानी कि 10वीं क्लास, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं क्लास। ठीक है, तो जिस भी क्लास से हो उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखोगे कि जो भी आप लोग को 12वीं क्लास में यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए वो ऑफ़र करती है एनयूएस, वो आप लोग को यहाँ पे लिस्ट दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इस लिस्ट में ना आप लोग को 12वीं क्लास का, जैसे कि हम लिंक ओपन कर रखे हैं, और 12वीं क्लास में जितने भी सब्जेक्ट आपको एनयूएस ऑफ़र करती है जिसके लिए आप लोग अप्लाई किए होंगे, एक ना एक होगा जरूर इसमें से, उसका यहाँ पे आप लोग को लिंक मिलेगा। ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीसीएम करते हैं, ठीक है, या फिर एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हैं बायोलॉजी का या फिर मैथ का, तो वो जो है यहाँ से अपना सिलेबस निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम यही है आपका कि आपको सिलेबस समझना होगा। अगर आप सिलेबस नहीं समझोगे तो उस केस में आप भटकते रहोगे। इसलिए मैंने बोला हूँ आप लोग को कि आप बैच ज्वाइन कर लो, आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। सिर्फ 300 रुपये की फ़ीस है उसमें, और जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम से लेकर एग्ज़ाम की तैयारी से लेकर सर्टिफिकेट की मतलब गारंटीड है कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हो तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, करो ना करो। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा कि किस सब्जेक्ट का आप सिलेबस जानना चाहते हो। जैसे कि सपोज करो हमें बायोलॉजी का सिलेबस जानना है, तो हम बायोलॉजी पे क्लिक करेंगे, और बायोलॉजी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को एक लिंक मिलेगा। ये देखो सिलेबस बुफुरकेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये जो है ना बायोलॉजी का जो मतलब सिलेबस है ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, हमने पहले से डाउनलोड कर रखा था, इसे हम निकाल के दिखा देते हैं। मैं एक सब्जेक्ट का यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, देखो अपना ऐसे ही सब्जेक्ट का समझना है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम आप लोग का पेपर कैसे आने वाला है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या आप लोग का वो पब्लिक एग्ज़ाम में आएगा, क्या असाइनमेंट में आएगा, सब चीज़। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो बुफरिकेशन सिलेबस इन बायोलॉजी 314, टोटल नंबर ऑफ लेसन 31, यानी कि बायोलॉजी में टोटल 31 चैप्टर्स है। ठीक है, यानी कि 31 पूरे लेसन है, और आप लोग को बोला गया है कि 40% जो आप लोग का एग्ज़ाम है, 40% जो सिलेबस है वो आप लोग का टीएमए का है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है। देखो आप 10वीं क्लास में एडमिशन लिए हो या 12वीं क्लास में एडमिशन लिए हो, एनयूएस का एक पैटर्न बना हुआ है कि 40% सिलेबस जो है आप लोग का वो आप लोग के असाइनमेंट में आएगा। टीएमए का मतलब असाइनमेंट होता है, तो 40% जो सिलेबस है ना आप लोग का असाइनमेंट में आएगा, उसको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि असाइनमेंट तो आप लोग को बनाना होता है देख के। हाँ, अगर आप चाहो एक्सपीरियंस के लिए तो उसे भी आप पढ़ पढ़ के लिख सकते हो, लेकिन याद करने पे, उस पर टाइम बर्बाद करने पे आप लोग मत जाना, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे पब्लिक एग्ज़ाम में या ऑन डिमांड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का भी सिलेबस यही है, और आप लोग का जो पब्लिक एग्ज़ाम होता है उसका भी सिलेबस यही है। पब्लिक एग्ज़ाम वालों के लिए मैं पहले बात कर चुका हूँ, ऑन डिमांड एग्ज़ाम वाले समझो। तो देखो आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम 10वीं क्लास का देना चाहते हो या 12वीं क्लास का देना चाहते हो, आप समझो कि आप लोग को अपने
सब्जेक्ट का सिर्फ 60% सिलेबस पढ़ना है, 40% नहीं पढ़ना है। और ये सभी स्टूडेंट्स के साथ है, आप अकेले नहीं हो। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के भी साथ है, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के भी साथ है। चाहे कोई सा भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हो, सब सब्जेक्ट के साथ यही सीन है कि आपको सिलेबस का सिर्फ आपको 60% पढ़ना है, 40% आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपको पढ़ना है लेसन और कौन सा आपको नहीं पढ़ना है? तो उसके लिए जैसे मैंने अभी सिलेबस डाउनलोड किया है, उसी तरीके से आप लोग अपना सिलेबस निकालोगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो सिलेबस हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर ये टीए में जो 40% आ रहा है, टीए में ये लेसन आने वाले हैं, ठीक है, जिनके नाम दिया गया है। तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा। मुझे क्या पढ़ना होगा? तो मुझे ये पढ़ना होगा। देखो पब्लिक एग्जामिनेशन, घबराना नहीं है, पब्लिक एग्जामिनेशन और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दोनों का सेम है ये। तो ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन 60% दिखा रहा है, इसे मुझे पढ़ना है। ठीक है, ये जो चैप्टर के नेम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसी को मुझे पढ़ना है और इसी को पढ़ के तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि आप लोग को अपने सिलेबस का, अपने सब्जेक्ट के सिलेबस का सिर्फ और सिर्फ 60% पढ़ना है। और एक चीज़ और, एनयूएस जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनका टीए में नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे कमेंट करते हैं कि टीए में होगा कि नहीं होगा। तो देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का टीए में नहीं होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है अगर जिस सब्जेक्ट का होना होगा। जैसे कि एक स्टूडेंट्स पूछ रही थी सुबह ही कि हमने मैथमेटिक्स 12th क्लास में लिया है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है, तो क्या उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा? 12वीं क्लास का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। बाकी आप सिलेबस देखो, आप सब चीज़ समझ जाओगे। डिटेल में समझने के लिए देखो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि देखो एक ही समय पे, और प्लीज़ आप लोग कॉल मत करा करो, कोशिश करा करो कि मैसेज से ही आप लोग मतलब कि जो भी है आंसर लिया करो। ठीक है, आप कॉल करोगे तो देखो 2-3 बंदे वहाँ पे रह जाएंगे। मैसेज से क्या होगा कि मैं 3-4 बंदों को एक साथ मतलब कि सॉल्व कर दूंगा जो उनकी क्वेरी होगी। कॉल पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स का हो पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ आप अपना मत समझना और अपने भाइयों का भी समझना, अपनी बहनों का भी समझना कि वो भी है जो जानना चाहते हैं। तो कॉल मत करना आप लोग। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है सिलेबस को लेकर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप मेरा बैच ज्वाइन कर लो। बैच नहीं ज्वाइन करना है, क्वेरी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। मैं आप लोग को जब भी फ्री में रहूँगा, मैं आप लोग के कमेंट को या जो भी आप मैसेज मुझे भेजोगे ईमेल आईडी के थ्रू, कमेंट हो गया या इंस्टाग्राम की आईडी के थ्रू, वो मैं आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आईडी पे अपना मैसेज भी भेज सकते हो, ईमेल आईडी भी पे अपना मैसेज भेज सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आप लोग को दिखा दिया कि सिलेबस आपको कैसे चेक करना है। 10वीं क्लास का भी सेम है इसी तरीके से। ठीक है, 10वीं क्लास के जो है मतलब सेकेंडरी पे क्लिक करके जाएंगे और उनको ये सारा सिलेबस मिल जाएगा। जैसे आपको अभी मैंने समझाया वैसे ही आप लोग को भी समझना है। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट है यहाँ पे जो कि स्टूडेंट्स के डिमांड पर इसको कवर कर रहा हूँ मैं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को बुरा भी लग सकता है, इसलिए के लिए मैंने पहले ही बोला हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। कोई अगर गलती कुछ बोल देता हूँ तो उसके इसमें आप लोग एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। ठीक है, बाकी जो मैं आप लोग को यहाँ पे बोलूँगा वो आप लोग की भलाई के लिए ही बोलूँगा। ठीक है, आपको लगे कि मैं ज्ञान पेल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन चीज़ें देखो मैं 2 सालों से देख रहा हूँ एनिमेशन में जो चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बोल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, इच्छा है, जो आपको मन करे वो आप करना। ठीक है, तो देखो जैसे कि तो एग्ज़ाम में आप लोग चीटिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है कि सबसे पहले एग्ज़ाम में तो आप लोग चीटिंग करने की सोचना मत। ठीक है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना कि चीटिंग नहीं करना है। और स्टार्टिंग में, पेपर के स्टार्टिंग में तो बिल्कुल आप लोग को चीटिंग नहीं करना है। देखो एनयूएस में जो भी चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, जिस पर मतलब नज़र बन जाती है एनयूएस के टीचर की, जो उस समय ड्यूटी पर होते हैं, अगर उसने आपको नज़र पर चढ़ा लिया, आपको चीटिंग मारते हुए देख लिया और आपको ऐंठते हुए देख लिया चीटिंग मारने के बाद भी, तो वो क्या करेगा कि आपके रिजल्ट को आरडब्ल्यू में दे देगा। ठीक है, या फिर आपके रिजल्ट को आरएल में दे देगा। आरडब्ल्यू और आरएल केस देखो इतना भद्दा केस है इसमें बंदे की ना, जो भी मतलब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं जिनको आरडब्ल्यू या आरएल मिल जाता है, एक तरीके से उस इंसान की ना मतलब ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ठीक है, आरडब्ल्यू और आरएल जो होता है ना, एक तरीके से कलंक है आपके रिजल्ट पर, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो देखो चीटिंग की रही बात, चीटिंग आप लोग क्या समझते हो, चीटिंग का मतलब क्या है? देखो चीटिंग का मतलब ये होता है कि आपके बगल वाले को या आपके पीछे वाले को या आपके आगे वाले को कुछ पॉइंट याद है तो उससे आप पूछ सकते हो, ये मैं चीटिंग मानता हूँ। चीटिंग का मतलब आप ये मत मान समझो कि मैं गूगल करके लिखूँगी या लिखूँगा, या मैं गाइड लेके जाऊँगा लिखूँगा लिखूँगी, ये चीटिंग नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत किया है, मेहनत का आप लोग को मतलब आरएल मिले ये सब करने के दौरान,
या फिर RW मिले तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखो 1.5 साल से बंदे बैठे पड़े हैं RL का रिजल्ट लेके। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले यही एक्टिविटी करी थी, चीटिंग मारा था उन्होंने और वो पकड़े गए थे। ठीक है, तो RL और RW के केस से अगर आपको बचना है, डरा नहीं रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ। अगर आपको RL और RW के केस से बचना है तो उस केस में ध्यान रखना है कि चीटिंग कर रहे हो ना तो आपको मतलब नज़र में नहीं आना है। नज़र में आ गए, टीचर से आप बैठ गए तो वो सीधा आप लोग के रिजल्ट को RW या RL में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं बहुत ताकतवर हूँ, टीचर मतलब टीचर होते हैं कमज़ोर टाइप के। अगर वो कमज़ोर टाइप का हुआ, आप ताकतवर हुए, उसको मतलब दिखाया आपने रोग, ठीक है, दिखाया अपनी ताकत का जश्न उसको मनवाया, तो वो सीधा क्या करेगा, आपके रिजल्ट को जो है RW में डाल देगा या RL में डाल देगा। लेकिन काफ़ी हद तक देखो NUS में जो है छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि हमने तो देख के भी लिखा था, गूगल से देख के लिखा था। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको ऐसा लगेगा कि मैं ज्ञान पेल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीटिंग मतलब वही, मैं चीटिंग का मतलब आप लोग को अभी समझाया कि चीटिंग क्या होता है। चीटिंग का ये मतलब है कि कोई आपसे मतलब ऐसा बंदा है जो सब पढ़ के आया है और उसका पढ़ा हुआ सारा अगर आ गया है क्वेश्चन, तो उससे आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई देखिए यार हम दोनों भी मतलब मिलके कर लेते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हो उसको, ये मैं चीटिंग समझता हूँ। मैं चीटिंग उसको मैं नहीं समझता हूँ कि आप बुक खोल के आंसर लिखो या गूगल से आंसर लिखो, उसको मैं चीटिंग नहीं समझता हूँ। वो एक तरीके से भाई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्योंकि अगर आप पकड़े गए ना तो RL या RW मिलेगा। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पकड़े गए थे और जिनको RW मिला हुआ है, जो 1 साल से बैठे हुए हैं। RW आ गया या RL आ गया तो उस केस में ना तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे दोबारा, नहीं आप कोई मतलब एडमिशन वगैरह ले पाओगे कहीं भी। ठीक है, तो RW और RL जो केस है ना, एक तरीके से आपके ऊपर कलंक है। बाकी देखो चीटिंग का मतलब मैंने आपको समझाया अभी, चीटिंग आप लोग को कैसे मारनी है। पहले एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी आपको कोशिश यही करना है कि डिसिप्लिन में रहो, आप लोग को चीटिंग नहीं मारना है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि एक ही एग्ज़ाम तो है मेरा, कर लेता हूँ। देखो माहौल के ऊपर भी चीज़ें होती है। अब देखो माहौल ऐसा देखो कि गांधी टाइप का माहौल बना पड़ा है। ठीक है, महात्मा गांधी वाला टाइप का माहौल बना हुआ है और उसमें जाकर आप मतलब कि वो चीज़ें कर रहे हो जो मतलब नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उस केस में आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो तो कागज़ पे लिख के ले जाएगा कि ये बंदा चीटिंग मार रहा था, वो रिजल्ट आप लोग के RW में RL में डाल देंगे। फिर आप पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 6-6 महीने 7-7 महीने तो बंदे ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, कोई उसको मतलब सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो चीटिंग करो, लेकिन चीटिंग को भी ना लिमिट में रख के करना है। ऐसा नहीं मारना है कि बस मैं चीटिंग ही करने जाऊँगा, ये सोच के जाओगे कि मैं सिर्फ चीटिंग करना है, तो फिर आप लोग को दिक्कत हो सकती है। कुछ चीज़ें आप लोग भी याद करो, सिचुएशन पे भी छोड़ो काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीटिंग आप मत करना, अगर देखो कर सकते हो तो करना। ठीक है, यानी कि हालात अगर बनते हैं करने वाले तो करो, लेकिन हालात नहीं बनने तो उसी केस में आप लोग ध्यान रखना कि आपको डिसिप्लिन रहना है, चीटिंग नहीं मारना है। बाकी आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। एक और पॉइंट यहाँ पे समझो, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पैसे देकर हम सेटिंग अपना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो सेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप टीचर को जानते हो, ठीक है, अगर आप पहले मिले हो, ठीक है, या जानते हो, या उसके बारे में अच्छे से आपको डिटेल में पता है थोड़ा बहुत, और वो आपसे कह रहे हैं कि पैसे दे दो 5,000 रुपये और एग्ज़ाम में बैठ के लिखो जो लिखना है, आंसर देख देख के लिखो पूरा पूरा पेपर। देखो ये क्या होता है ना, देखो जो टीचर ऐसा आपको बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में देखो वो तो पैसा आपसे ले लेंगे। ठीक है, अब बुरी लगेगी चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो पैसा ले लेंगे, भले ही आप कितने भी आंसर अच्छे लिख दो, आप गूगल करके आंसर लिख दो, गाइड से आंसर लिख दो, बुक्स के आंसर लिख दो, ठीक है, वो आप लोग को रखेंगे एवरेज ही। ठीक है, क्योंकि कोई बंदा अगर आपका पैसा लेकर आपसे ये कह रहा है कि हम 5,000 रुपये दे दो, एक सब्जेक्ट का पूरा आप एग्ज़ाम दे के बैठो, जिस तरीके से एग्ज़ाम देना है वो दे दो, तो वो याद रखना कि 5,000 तो ले रहा है, प्लस आपको चिटिंग भी मारने दे सकते हैं, हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि जब वो पेपर चेकिंग करेगा ना, तो आप लोग को एवरेज ही रखेगा। एवरेज रखने से मतलब है कि वो आपको मार्क्स उस तरीके से देगा ही नहीं जिस तरीके से आपने आंसर लिखे होंगे। और एनीवेज में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स यही कमेंट करते हैं कि मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था, मैं तो देख के भी लिखी थी, मैंने तो गूगल भी किया था, सारे करने के बाद ही मुझे कम मार्क्स मिले। तो ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जो सेटिंग के चक्कर में होते हैं। सेटिंग का ये मतलब है, देखो सपोज करो मैं एनीवेज का मतलब टीचर हूँ, ठीक है, सपोज कर लो, वैसे हूँ नहीं मैं, एनीवेज का मैं टीचर हूँ। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको पूरा छूट दे रहा हूँ, मुझे 5,000 रुपये दे दो, एक सब्जेक्ट का पूरा छूट दे रहा हूँ, जैसे आपको आंसर लिखना है लिखो। अब मैं देखो एनीवेज का अगर अथॉरिटी हूँ ना, तो मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी जॉब की। ठीक है, क्योंकि आप तो 5,000 रुपये का एक सब्जेक्ट दे रहे हो, लेकिन एनीवेज मुझे जो तनख्वाह दे रही है वो ज़्यादा दे रही है, तो मैं अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए आपको कभी भी टॉप नहीं करूँगा। ठीक है, टॉप करने से मतलब है मैं आपको 90+ नहीं दूंगा, 80+ कभी भी मार्क्स नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि एनीवेज के जो टीचर है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जॉब को बचाने की। अगर वो बंदा
आपसे पैसे लेकर आपको 90+ और 80+ दे रहा है ना, तो उसकी जॉब खतरे में जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको अपना एग्जांपल दिया, मैं अगर ऐसा करता हूँ तो एनयूएस मुझ पे देखो देखो क्या होता है ना, एनयूएस में कुछ भी मतलब इलीगल, एनयूएस जो बोर्ड है वो मतलब गलत नहीं है। एनयूएस बोर्ड के अंदर जो लोग हैं वो गलत करते हैं, ठीक है, और जो उसका सपोर्ट करते हैं वो गलत करते हैं। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो गया, बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया या फिर स्टेट बोर्ड हो गया, एनयूएस हो गया, पत्राचार्य हो गया, कोई भी ओपन कॉलेज हो गए, ये सारे बुरे नहीं होते। बुरे कौन होते हैं? उसके अंदर जो काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या है ना, देखो लेकिन नाम उनका ही जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी होती है, जो मतलब कि बोर्ड होता है, वो कभी भी बुरा नहीं होता है। वो अपना जो मतलब ईमानदारी है वो हमेशा कभी ना कभी दिखा देता है। ठीक है, अगर उसके चपेट में कोई भी अथॉरिटी आ गया, जैसे कि एनयूएस का मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर एनयूएस का कोई भी अथॉरिटी अगर एनयूएस की नज़र में आ गया ऐसा करता हुआ, तो उसके सबसे ज़्यादा जो है डिसमिस उसको किया जाएगा। सबसे पहले उसके जॉब से हटाया जाएगा, प्लस पेनल्टी लगाई जाएगी। उसका जो भी मतलब लाइसेंस वगैरह है, सर्टिफिकेट है टीचिंग का, वो सब रद्द करके उसको घर बैठा देंगे। तो एनयूएस बोर्ड के बारे में देखो हल्के में मत लेना, और एनयूएस ही नहीं, कोई भी बोर्ड हो आप लोग को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो देखो ईमानदार है। ठीक है, बोर्ड के जो भी अथॉरिटी है, जो हायर लेवल पे बैठते हैं, जो बोर्ड को मतलब मैनेज करते हैं, वो बहुत ईमानदार है। उनको अगर पता चला ना कि ये सब चीज़ें चल रही है, छोटे मोटे जो अथॉरिटी है, टीचर ये कर रहे हैं, तो सीधा क्या करेंगे, बस उनको प्रूफ चाहिए। एक बार प्रूफ मिला आपका तो देखो होना होगा जो होगा ही। टीचर की ऐसी तैसी हो जाएगी जॉब की, सारे सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएंगे, उसके सारे जॉब उसको छीन लिए जाएंगे, वो कहीं भी जॉब करने लायक नहीं रहेगा। प्लस प्लेंटी वगैरह और पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है। मैंने पहले बोला, हाँ अगर आपको बुरा लग रहा है, कोई टीचर मेरे वीडियो देखेंगे, तो मैं पहले बोला हूँ कि आप लोग से हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग मेरी बातों को इतना गंभीर रूप से मत लेना। अच्छा लगता है तो मतलब सुन सकते हो, अच्छा नहीं लगता है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है, बाकी आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। कुछ रह गया है तो कमेंट करना, ठीक है। नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी भी है, ईमेल आईडी भी है। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको चीज़ें सही लगी है जो मैंने आपको बताया हूँ तो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।